स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिविलियंस में, जहां पर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे थे। और इसी के साथ हमने पिछला क्लास में काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा, जिनमें से सबसे पहला टॉपिक था हमारा सामाजिक सुधार संगठन। सामाजिक सुधार संगठन, इसके बारे में हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिए थे। फिर हम लोगों ने पढ़ा बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन कब होता है? तो 1905 ईस्वी में। ये याद रखना था, इम्पोर्टेंट था। फिर हम लोगों ने पढ़ा क्रांतिकारी आंदोलन। हम लोगों ने देखा था कि क्रांतिकारी आंदोलन किस तरीके से प्रारंभ होता है। ये कुल 2 चरणों में होता है। प्रथम चरण की शुरुआत तब होती है जब बंगाल विभाजन का घोषणा होता है। बंगाल विभाजन का घोषणा होता है तब। और दूसरा चरण का शुरुआत तब होती है जब गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लिया जाता है। असहयोग आंदोलन को वापस लिया जाता है तब। तो इतना सारा फैक्ट्स के बारे में हम लोग पिछला क्लास में डिस्कस कर लिए थे। अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके इस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद ही आपको आज के क्लास को देखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। आज एक नया टॉपिक, एक नया जर्नी। तो आज का हमारा टॉपिक है गांधी जी। गांधी जी का परिचय तथा इनका प्रारंभिक आंदोलन। देखिए, गांधी जी जो टॉपिक है ना, ये इतिहास में कोई टॉपिक नहीं है। इतिहास में गांधी जी कोई एक ख़ास टॉपिक नहीं है और ना ही कोई एक ख़ास चैप्टर है, बल्कि एक युग है जिसको बोला जाता है गांधी युग। गांधी युग। तो अब हमारा यही युग शुरू हो रहा है, यानी कि एक अलग जर्नी शुरू हो रहा है, जिनमें हम लोग गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि अब जितने सारे टॉपिक आएंगे हमारा, सब में गांधी जी का जिक्र मिलेगा आपको। इसीलिए इतिहास में इस कंप्लीट जर्नी को एक युग की संज्ञा दी गई है और इन्हें कहा गया है गांधी युग। मतलब इस कंप्लीट जर्नी को कहा गया है गांधी युग। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का हमारा टॉपिक गांधी जी के बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ। तो सबसे पहले देखते हैं गांधी जी के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स। तो सबको पता है कि गांधी जी का जो जन्म हुआ है वह 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात का एक जगह है पोरबंदर, वहाँ पे। इनका पूरा नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी। इनकी माता का नाम पुतलीबाई, पिता करमचंद गांधी और पत्नी कस्तूरबा गांधी। ये था बेसिक फैक्ट्स। उसके बाद गांधी जी का जो शिक्षा है, तो इनका जो प्रारंभिक शिक्षा राजकोट, मुंबई में होती है और अपनी उच्च शिक्षा के लिए ये लंदन चले जाते हैं। लंदन, और लंदन से ही इन्होंने वकालत की पढ़ाई को पूरी करते हैं, यानी कि LLB की पढ़ाई को पूरी करते हैं और बैरिस्टर बनते हैं, यानी कि वकील बनते हैं। वकील। उसके बाद महात्मा गांधी ने अपनी पहली वकालत बम्बई तथा राजकोट में आरंभ की और महात्मा गांधी द्वारा सत्य एवं अहिंसा का सिद्धांत दिया गया था। तो ये सब था बेसिक फैक्ट्स। अब कहानी हमारा शुरू होता है। गांधी जी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए, जहां उन्हें रंगभेद का सामना करना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने भारतीयों के लिए अपना पहला सत्याग्रह किया और दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किया गया। समझते हैं इसके बारे में। तो देखिए, गांधी जी कहाँ जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका क्यों जाते हैं? तो दादा अब्दुल्ला का एक केस रहता है, एक मुकदमा रहता है। तो इस केस को जब गांधी जी लड़ते हैं दक्षिण अफ्रीका में और ये केस जिता भी देते हैं, यानी गांधी जी इसमें सफल हो जाते हैं। जैसे ही गांधी जी एक तो भारत से ये दक्षिण अफ्रीका आए हैं, दक्षिण अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका, और इनका केस को जिता देते हैं।
तो गांधी जी का एक अलग ही पहचान बनने लगता है दक्षिण अफ्रीका में। क्लियर है? तो वही है कि गांधी जी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए यानी मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए और इन्हें रंगभेद का सामना करना पड़ा। देखिए, जब दक्षिण अफ्रीका आते हैं तो गांधी जी देखते कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भेदभाव हो रहा है, भारतीयों के साथ अलग ही मतलब भारतीयों के साथ यहाँ पे अलग तरीके से भेदभाव किया जा रहा है बहुत ज़्यादा, यानी भारतीयों के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया जा रहा है और रंगभेद भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखे गांधी जी, रंगभेद। तो इसीलिए गांधी जी ने दक्षिण भारत से ही नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, नेटाल इंडियन कांग्रेस। देखिए, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किया। ये क्यों स्थापना किया? ताकि यहाँ पे जितना सारा भेदभाव जो हो रहा था इसको समाप्त किया जा सके। इसी कारण नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की जाती है। तो इसके बारे में इतना ही जानना है आपको। और इसी के साथ दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने भारतीयों के लिए अपना पहला सत्याग्रह भी किया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ पे करते हैं, कहाँ पे किया जाता है? सबसे पहला सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो वही है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने भारतीयों के लिए अपना पहला सत्याग्रह किया। लेकिन अगर भारत में पूछे तो भारत में गांधी जी सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा चंपारण। बिहार का एक जगह है चंपारण, इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी याद रख लीजिए कि बिहार का चंपारण से महात्मा गांधी भारत में सबसे पहला सत्याग्रह करते हैं, जबकि पूरा का पूरा विश्व में अगर बोलेगा तो दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की जाती है। ये आपका सीधा क्वेश्चन बनेंगे कि नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किनके द्वारा की जाती है? गांधी जी। कहाँ पे की जाती है? तो दक्षिण अफ्रीका। क्लियर? अब देखते हैं नेक्स्ट। अब 1902 ईस्वी में गांधी जी दोबारा दक्षिण अफ्रीका लौटे, यानी कि गांधी जी का फिर से दक्षिण अफ्रीका में आगमन होता है। अब इस बार 1904 ईस्वी में क्या करते गांधी जी? तो दक्षिण अफ्रीका में शिल्पकार कालिनवाग की मदद से फिनिक्स फार्म की स्थापना करते हैं। इसको आप सीधा रख लीजिए, फिनिक्स फार्म किनके द्वारा स्थापना किया जाता है? तो गांधी जी के द्वारा। किनके सहयोग से? तो कालिनवाग के सहयोग से। उसके बाद है गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्रिका लिखी, जो कई भाषाओं में प्रकाशित हुई, लेकिन उर्दू भाषा में नहीं। यानी कि इस पत्रिका का, इंडियन ओपिनियन जो पत्रिका है, इसका कई भाषा में इसका प्रकाशन हुआ, लेकिन उर्दू भाषा में नहीं हुआ। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मान लिया और महात्मा गांधी को रूस के विद्वान लियो टॉल्स्टॉय से आंदोलन की प्रेरणा मिली। महात्मा गांधी इनसे काफ़ी प्रभावित थे। फिर महात्मा गांधी को भूख हड़ताल की प्रेरणा जर्मन विद्वान रस्किन से मिली। ये तीनों फैक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, सबसे पहला, गांधी जी दक्षिण भारत में गोपाल कृष्ण गोखले, इनको अपना क्या बनाते हैं? तो राजनीतिक गुरु बनाते हैं। उसके बाद रूस का एक विद्वान रहता है जिनका नाम रहता है लियो टॉल्स्टॉय। इनसे गांधी जी आंदोलन की प्रेरणा लेते हैं और महात्मा गांधी इनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित भी थे। फिर तीसरा फैक्ट्स था कि गांधी जी भूख हड़ताल की जो प्रेरणा है वो जर्मन के एक विद्वान रहते हैं जिनका नाम रहता है रस्किन, इनसे लेते हैं। तो ये तीनों फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। तो देखिए, ये था दक्षिण भारत का कहानी गांधी जी के बारे में। एक बार शॉर्ट में देखते हैं चीज़ों को, क्या क्या पढ़ें। सबसे पहला,
गांधी जी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए, दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका आए। यहाँ पे गांधी जी काफ़ी रंगभेद का गांधी जी को रंगभेद का सामना करना पड़ा और भी गांधी जी के साथ और यहाँ के भारतीयों के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था। तो गांधी जी ने यहाँ के भारतीयों के लिए सबसे पहला सत्याग्रह किया और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में ही नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना भी किया। फिर गांधी जी का 1902 ईस्वी में पुनः दक्षिण अफ्रीका आगमन होता है और इस बार 1904 ईस्वी में यहाँ का जो शिल्पकार रहता है कालिन वक्त के सहयोग से फिनिक्स फार्म की स्थापना करते हैं। उसके बाद इंडियन ओपिनियन नामक एक पत्रिका है, ये गांधी जी के द्वारा लिखी जाती है और इनका जो इस पत्रिका का कई भाषाओं में प्रकाशन होता है लेकिन उर्दू भाषा में नहीं होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाते हैं। फिर लियो टॉल्स्टॉय से आंदोलन की प्रेरणा लेते हैं और रस्किन से भूख हड़ताल की प्रेरणा लेते हैं। तो इतना सारा फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। अब हम लोग देखते हैं भारत में गांधी जी का आगमन किस तरीके से होता है। 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी डेट आपको याद रखने हैं। इस दिन क्या होता है तो गांधी जी का भारत आगमन होता है। भारत अब आ रहे हैं गांधी जी, जिस कारण 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। उसके बाद देखिए गांधी जी जब भारत आ रहा होता है ना तो इनके गुरु ने गांधी जी से कहा कि देखिए आप भारत जा रहे हैं यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जाने के साथ ही आपको वहाँ कोई भी सत्याग्रह या फिर कोई भी आंदोलन किसी प्रकार का नहीं करना है। कितना साल तक? तो करीब 1 साल तक आपको नहीं करना है, ठीक है। इसीलिए गांधी जी जब भारत आए तो 1915 में ये भारत आते हैं और 1916 तक यानी 1 साल तक गांधी जी किसी भी प्रकार का कोई आंदोलन वगैरह नहीं करते हैं, ठीक है। तो गांधी जी ने 1915 ईस्वी में गुजरात के अहमदाबाद के समीप कोचरब नामक स्थान पर एक आश्रम स्थापित किए। जब भारत आए तब 9 जनवरी 1915 को भारत आए और 1915 में ही एक आश्रम स्थापित किए और यही आश्रम आगे चलकर साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाने लगा। उसके बाद है 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में एक अधिवेशन होता है लखनऊ में, तो लखनऊ अधिवेशन ये आपको याद रखना है, लखनऊ अधिवेशन। हालांकि इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल याद रख लीजिए कि लखनऊ अधिवेशन इसके जो अध्यक्षता है ना वो अंबिका चंद्र मजूमदार के द्वारा किया जाता है। अंबिका चंद्र मजूमदार। और गांधी जी इसमें केवल शामिल रहते हैं, तो 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया। ध्यान दीजिए यहाँ पे भाग लिया लिखा है, केवल भाग लिए थे गांधी जी, ना कि यहाँ की अध्यक्षता किए थे, क्योंकि ये 1 साल तक अभी कुछ नहीं करने वाले हैं। तथा इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था फिर? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चंद्र मजूमदार कर रहे थे। ये आपका इम्पोर्टेंट है, याद रखना है, अंबिका चंद्र मजूमदार। उसके बाद अब गांधी जी का यहाँ पे सत्याग्रह शुरुआत होता है। तो गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 ईस्वी, ये डेट ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है, 1917 आपको याद रखना है। 1917 ईस्वी में किस जगह में होता है? तो चंपारण में, बिहार का एक जगह है चंपारण, वहाँ पे होता है। यह भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल आंदोलन था। देखिए इसमें होता क्या है, तो चंपारण के जो किसान था उनका जितना ज़मीन रहता था, मान के चलिए ये चंपारण के किसानों के पास एक ज़मीन का कोई टुकड़ा है, तो इस ज़मीन का मान के चलिए ये ज़मीन कुल है 20 भाग, नहीं तो ऐसा नहीं तो ऐसा समझिए, जितना भी ज़मीन है किसानों के पास, इस ज़मीन का 3/20 हिस्सा जितना भी होगा, इसमें नील की खेती अंग्रेज़ों के द्वारा ज़बरदस्ती कराई जाती थी। मान के चलिए इतना हिस्सा पर अंग्रेज़ के द्वारा किसानों को बोला जाता था कि तुमको नील उगाना पड़ेगा, और नील उगाने के बाद ये जो भूमि है ये पूरी तरीके से बंजर हो जाता था
और यहाँ पे कोई भी फसल वगैरह उग नहीं पाता था, जिस कारण से किसानों को बहुत बड़ा लॉस होता था। तो इसी प्रॉब्लम को इसी प्रॉब्लम को ले करके एक इंसान थे जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला पहुंचते हैं गांधी जी के पास। और इसीलिए गांधी जी चंपारण में इसी प्रॉब्लम को लेकर के सत्याग्रह करते हैं, और ये सत्याग्रह पूरी तरीके से सफल भी रहता है। यानी गांधी जी ये जो पद्धति है ना 3/20 वाला, इसी को बोला जाता था 3 कठिया पद्धति। इस पद्धति को समाप्त करवा देते हैं। क्लियर है? तो देखिए, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग, और ये डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में किया। यह भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल आंदोलन था। जब ये आंदोलन सफल हो गया ना, तो इसकी सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से सीधा आउट होता है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किनके द्वारा दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। याद रखना है आपको। कब दिया गया था? तो जब गांधी जी चंपारण सत्याग्रह किए, या फिर चंपारण 3 कठिया पद्धति को समाप्त किए थे तब। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को 3 कठिया प्रथा, यानी कि वही 3 कठिया पद्धति जो मैंने आपको समझाया कि 3/20वां हिस्सा पर नील की खेती करना पड़ता था वहाँ के किसानों को, तो इसको समाप्त करना पड़ा। फिर है अब अगला सत्याग्रह गांधी जी शुरू करते हैं 1918 ईस्वी में। कहाँ पे? तो अहमदाबाद में। देखिए, 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में थोड़ा दूर एक जगह है जिसका नाम है खेड़ा नामक स्थान पर खेड़ा सत्याग्रह किया। अब इसमें क्या था? तो देखिए, खेड़ा सत्याग्रह, इसमें क्या होता है? तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ था, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध ख़त्म हुआ था, उस समय गुजरात वाले एरिया में 1918 है ना डेट, तो 1918 तक आपका प्रथम विश्व युद्ध ख़त्म हो गया था, 1918 तक। तो इस समय गुजरात वाले एरिया में एक प्लेग नाम का महामारी फैल गया था। प्लेग ये बहुत ही खतरनाक बीमारी होता है। इसमें मांस, यानी शरीर का जो मांस है ना, वो कट कट के गिरने लगता है और इंसान बहुत ही बेमौत तरीके से मरता है इसमें। अब बताइए, इतना बड़ा जो यहाँ पे महामारी फैला है, इस महामारी में भी अंग्रेज़ों द्वारा यहाँ के जो मजदूर सब था उनसे टैक्स वसूला जा रहा था। तो इसीलिए गांधी जी यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ पे सत्याग्रह करते हैं, और यह सत्याग्रह भी गांधी जी सफल रहते हैं। इसमें भी गांधी जी पूरी तरीके से सफल रहते हैं, और यहाँ के जितना भी मजदूर वगैरह था उनका टैक्स को भी माफ़ करवा देते हैं। तो देखिए, 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में थोड़ा दूर स्थित खेड़ा नामक स्थान पर खेड़ा सत्याग्रह किया, और यहाँ पर अंग्रेज़ों द्वारा किसानों के बढ़े टैक्स को माफ़ करवा दिया। सॉरी, मजदूर नहीं था, यहाँ के किसान सब था। यहाँ के किसानों से टैक्स लिया जा रहा था इस समय। तो गांधी जी ने यहाँ के किसानों को जो टैक्स बढ़ा हुआ था उसको माफ़ करवा दिया। क्लियर है? और इसी समय यहीं गुजरात का ही एक जगह है अहमदाबाद। तो अहमदाबाद मिल मजदूर से, देखिए 1918 ईस्वी में, इसी समय 1918 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मिल मजदूर के लिए भी सत्याग्रह किया। अब यहाँ पे क्या था? तो यहाँ पे मजदूरों को यहाँ के मजदूरों को बोला गया था कि आपको 50% हम बोनस देंगे। इनके बारे में यहाँ पे ज़्यादा डीप नहीं जाना है, सिंपल सा समझ लीजिए कि यहाँ के मजदूरों को बोला गया था कि आपको 50% हम बोनस देंगे, लेकिन बाद में ये बोनस देने से मना कर दिया। यहाँ के मालिकों द्वारा, जो फैक्ट्री का मालिक सब था, वो ये बोनस देने से मना कर दिया। तो इसीलिए यहाँ पे गांधी जी आते हैं, और गांधी जी इन लोग का जो बोनस का बात किया गया था इसका मांग करते हैं, और गांधी जी इसमें भी सफल रहते हैं, यानी कि यहाँ के मजदूरों को उनका अधिकार दिला देते हैं। ठीक है? तो वही है, इसी समय 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह किया, और इस सत्याग्रह में पहली बार महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का प्रयोग किया। यानी कि यहाँ के मजदूर सबको जो बोनस का बात किया गया था वो यहाँ के मालिक सब देना नहीं चाहता था, जिस कारण गांधी जी यहाँ पे भूख हड़ताल पर बैठ गए,
और भूख हड़ताल पर बैठे। उसके बाद यहाँ के मजदूर सब इन लोग को बोनस देने के लिए भी एग्री हो गए, साथ ही साथ इन लोग का सैलरी तक भी बढ़ा दिए गए। किनके द्वारा, मतलब किसके कारण से, तो केवल और केवल गांधी जी के कारण से। यानी कि गांधी जी यहाँ भी पूरी तरीके से सफल रहे। तो ये था गांधी जी का सबसे प्रारंभिक आंदोलन। तो एक बार शॉर्ट में चीज़ों को देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। तो देखिए, गांधी जी सबसे पहला किस अधिवेशन में भाग लेते हैं, तो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन में। यह अधिवेशन कब होता है, 1916 ईस्वी में। किनके द्वारा, इसका मतलब इस अधिवेशन का जो अध्यक्ष है, मतलब इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो अंबिका चंद्र मजूमदार। ये आपको याद रखना है। उसके बाद गांधी जी 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में सत्याग्रह करते हैं और यहाँ पे 3 कठिया पद्धति को समाप्त करवा देते हैं। और इसी सत्याग्रह की सफलता के बाद गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी जाती है। किनके द्वारा, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। उसके बाद 1918 ईस्वी में गांधी जी अहमदाबाद में थोड़ा सा दूर एक जगह है खेड़ा, वहाँ पे खेड़ा सत्याग्रह करते हैं और यहाँ के किसानों को जो टैक्स वसूला जा रहा था तो उस टैक्स को भी माफ़ करवा देते हैं। और उसके बाद इसी समय 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल मजदूर को उनका अधिकार दिला देते हैं। तो ये था गांधी जी के बारे में बेसिक फैक्ट्स और उनका कुछ बेसिक स्टार्टिंग का कुछ आंदोलन जो हम लोगों ने डिस्कस किया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है महात्मा गांधी की उपाधियाँ। महात्मा गांधी को किन किन उपाधियों से नवाजा गया है, देखते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ दिया जाता है। तो देखिए, अंग्रेज़ों ने गांधी जी को सार्जेंट की उपाधि दी क्योंकि गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना में बहुत से भारतीयों को भर्ती करवाया। ठीक है, आपको सीधा सीधा याद रखना है यहाँ पे कि अंग्रेज़ों द्वारा गांधी जी को सार्जेंट की उपाधि दिया गया। बस देखिए, कहानी तो वैसे बहुत है, कहानी का अगर हम लोग बात करेंगे तो बहुत सारा कहानी है, बट हम लोग का एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए चीज़ों को पढ़ना है और एग्ज़ाम में हम लोग को क्वेश्चन बनने से मतलब है। इसीलिए हम लोग कम से कम इतना सारा चीज़ कर लेंगे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन हिट हो जाए। बहुत ज़्यादा डीप में हम लोग को चीज़ों को घुसने का ज़रूरत नहीं है। हालांकि यहाँ पे ये जो 3 कठिया पद्धति है, अहमदाबाद मिल मजदूर है, यहाँ पे अगर हम लोग कहानी देखेंगे तो कहानी तो बहुत सारा निकलेगा ना। तो इसीलिए हम लोग को ज़्यादा डीप नहीं घुसना है चीज़ों को, बल्कि इतना पढ़ लेना है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाए बस। तो सीधा आप याद कर लीजिए कि अंग्रेज़ों ने गांधी जी को सार्जेंट की उपाधि से सार्जेंट की उपाधि दिया गया। फिर है अंग्रेज़ों का सहयोग करने के कारण महात्मा गांधी को ब्रिटिश सरकार ने केसर-ए-हिंद की उपाधि दिया। यानी कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि दिया जाता है और अंग्रेज़ों द्वारा सार्जेंट की उपाधि दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। फिर अभी हम लोग ने देखा कि चंपारण सत्याग्रह के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दिया। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी को बापू की उपाधि दिया। सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता की उपाधि दिया। विंस्टन चर्चिल ने अर्धनग्न फकीर कहा। ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है ये। और राष्ट्रपिता भी ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। फिर है शेख मुजीबुर रहमान, इनके द्वारा गांधी जी को जादूगर कहा गया। खुदाई खिदमतगार संस्था ने गांधी जी को मंगल बाबा कहा। और फिर आइंस्टाइन ने, देखिए आइंस्टाइन क्या कहते हैं कि आने वाले 100-200 सालों के बाद शायद ही कोई विश्वास करे कि ऐसे हाड़ मांस के शरीर वाला व्यक्ति इस पृथ्वी पर था जिसने इतना बड़ा आंदोलन कर दिया। ठीक है, ये कथन किसका है, तो आइंस्टाइन का है, आइंस्टीन का। तो ये सब जितना सारा अभी हम लोगों ने पढ़ा, इनके उपाधि, ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। तो इसको सारा आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रॉलेट एक्ट। ये आया था 19 मार्च 1919 ईस्वी में। डेट याद है, मतलब डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। तो रॉलेट एक्ट का जो पूरा नाम था, देखते ये क्या था। तो इसका जो पूरा नाम है वो था एनार्चिकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1999। एनार्चिकल एंड
रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1999। अब ये क्या था? तो देखिए, रॉलेट एक्ट के यूज़ करते हुए, मतलब रॉलेट एक्ट के थ्रू क्या होता था ना, किसी भी व्यक्ति को केवल शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था, केवल शक के आधार पर गिरफ्तार। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को, अगर आपको डाउट हो गया है कि ये कुछ मतलब अहिंसक नहीं, कोई हिंसक काम कर सकता है या फिर कुछ खतरनाक काम कर सकता है, तो केवल डाउट के आधार पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था। किसके थ्रू? तो रॉलेट एक्ट के थ्रू, रॉलेट एक्ट के थ्रू। तो अब अंग्रेजों द्वारा इस एक्ट का बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ किया गया। यानी कि इस एक्ट का यूज़ करते हुए अंग्रेज क्या करते थे? किसी को भी गिरफ्तार कर देते थे, किसी को भी गिरफ्तार कर देते थे। तो इसीलिए गांधी जी ने इस एक्ट को काला कानून कहा है, इस एक्ट को काला कानून कहा। और इस एक्ट का भारत में बहुत ज़्यादा विरोध शुरू हो गया। तो देखते हैं यहाँ से चीज़ों को। तो सिडनी रॉलेट द्वारा भारतीय क्रांति को दबाने के लिए इस एक्ट को लाया गया। गांधी जी ने इसे काला कानून कहा। क्यों काला कानून कहा? मैंने आपको बताया, क्योंकि इस मतलब कानून के तहत किसी व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया जाता था। तथा इस कानून के तहत पंजाब के दो नेता, देखिए एक है सैफुद्दीन किचलू तथा सत्यपाल, इन दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया था इस कानून का यूज़ करते हुए। और इसीलिए इस कानून को बिना दलील, बिना अपील तथा बिना वकील का कानून भी कहा गया। क्लियर है? अब इस कानून का पूरा भारत में विरोध होने लगा। तो इस एक्ट का जब भारतीयों द्वारा विरोध किया गया तो जालियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटना हुई। ये घटना जालियांवाला बाग, जो कि बहुत ही दर्दनाक था। तो इस घटना मतलब ये जालियांवाला बाग जैसी घटना हो गया। कब? जब इस एक्ट का भारत में विरोध होने लगा तब। देखते हैं इसके बारे में डिटेल्स में। तो सबसे पहले रॉलेट एक्ट के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है? तो इसका पूरा नाम आपको याद रखना है, जो है एनार्चिकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1999। इसमें क्या होता था? तो इसमें पुलिस पुलिस इस कानून के तहत किसी को भी शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसीलिए गांधी जी ने इस कानून को काला कानून कहा। और इस कानून के तहत सबसे पहले किनको गिरफ्तार किया गया था? यानी पंजाब के दो ठो नेता को, जिसका नाम था सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। सबसे पहले नेता मतलब पंजाब के दो ठो नेता था, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसीलिए इसको बिना दलील, बिना अपील और बिना वकील का कानून भी कहा गया था। अब देखते हैं हम लोग जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड आपका होता है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। 13 अप्रैल 1919। हुआ क्या था? लोग रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर के जालियांवाला बाग में शांतिपूर्ण संचालन कर रहे थे। यानी कि पंजाब का जालियांवाला बाग में लोग शांति से यहाँ पे इकट्ठा हुए थे और एक सभा टाइप में सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे और शांतिपूर्ण संचालन कर रहे थे। अब इसी समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर ओडायर ने गोरखा रेजिमेंट के ब्रिगेडियर आर डायर को जालियांवाला बाग भेजा और आर डायर ने वहाँ के लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दिया, जिससे आंकड़ों के अनुसार 379 लोग मारे गए थे। तो ये था। हालांकि 379 लोग इसमें नहीं मारे गए थे, बल्कि बहुत ज़्यादा मरे थे, लेकिन जो आंकड़ा दिया हुआ है उसके अनुसार इतना लोग मारे गए थे। तो ये जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ये बहुत ही दर्दनाक था उस समय। तो आपको ये याद रखना है कि यह हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर में एक जगह है जालियांवाला बाग, वहाँ पे हुआ था। क्यों हुआ था ना? लोग रॉलेट एक्ट का विरोध में एक शांतिपूर्ण संचालन कर रहा था। तो उस समय जो वहाँ का जो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर रहते हैं, जिनका नाम रहता है ओडायर, जनरल ओडायर, इसने जनरल आर डायर को जालियांवाला बाग भेजता है और जनरल आर डायर के द्वारा ही वहाँ के लोगों पर, जितना यहाँ पे लोग शामिल हुए थे, सब पर गोलियाँ चलवाया जाता है और इससे 379 लोगों की मृत्यु हो जाती है लगभग। ये हालांकि आंकड़ा गलत है, लेकिन
ये आंकड़ा जो बताया गया उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं कि 379 लोग इसमें मारे गए थे। हालांकि मरने वाले संख्या तो बहुत ही ज़्यादा थे, करीब 1000 प्लस थे। क्लियर है। अब जब ये हत्याकांड हुआ यहाँ पे, तो इस हत्याकांड के बाद होता क्या है, तो इसके बाद गांधी जी को ब्रिटिश सरकार के द्वारा केसरी हिंद की उपाधि दिया गया था, इस उपाधि को त्याग देते हैं और रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि भी त्याग देते हैं। उसके बाद इस हत्याकांड का मतलब जांच पड़ताल के लिए दो समिति बनाई जाती है। तो देखिए, कांग्रेस ने इस घटना की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक समिति बनाई। इस समिति ने ओ डायर को गलत ठहराया गया और अंग्रेज़ों द्वारा इसके जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया, जिसमें 3 भारतीय तथा 5 अंग्रेज सदस्य थे। अब बताइए, जिसमें अंग्रेज़ों की संख्या ज़्यादा रहेगा और अंग्रेज़ों का सभा रहेगा तो उसमें क्या बताया जाएगा, तो वही हुआ, इसमें ओ डायर को सही बताया गया। यानी कि समझिए हुआ क्या। कांग्रेस ने कौन सा समिति बनाता है, तो मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक समिति बनाता है और इसमें ओ डायर को गलत ठहराया गया। इसमें बोला गया कि ये जनरल ओ डायर का एक मूर्खतापूर्ण कदम था, ऐसा नहीं करना चाहिए था उसको। लेकिन अंग्रेज़ों ने जो समिति बनाया, जिनका नाम था हंटर कमीशन, इसमें बोला कि देखिए ओ डायर सही था। यहाँ पे बोला इसमें कहा गया था कि जो गलती था वो भारतीयों का ही गलती था, यानी कि इन लोग को वहाँ पे जनसभा नहीं करना चाहिए था। इस तरीके से बात यहाँ पे बोला गया। क्लियर है। आगे देखते हैं। अब जब ये हत्याकांड होता है तो उस समय एक इंसान रहते हैं जिनका नाम रहता है उधम सिंह। तो उधम सिंह क्या करता है, तो ये लंदन पहुंचता है और जनरल ओ डायर को गोली मारकर हत्या कर देता है। कब? 1940 ईस्वी में। ये लाइन भी आपको पढ़ लेना है। अब देखते हैं शॉर्ट में हुआ क्या। तो रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर में जालियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण संचालन कर रहे थे लोग। तो वहाँ पे ओ डायर के गोरखा रेजिमेंट का जो ब्रिगेडियर रहता है आर डायर, जनरल आर डायर, उसको जालियांवाला बाग भेजा गया और आर डायर ने वहाँ क्या किया, अंधाधुंध गोलियाँ चला दिया, जिस कारण से वहाँ पे लगभग 379 लोग मारे गए। और यह हत्याकांड कब होता है, तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि इस हत्याकांड के बाद गांधी जी ने केसरी हिंद की उपाधि देते हैं त्याग करके, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि देता है त्याग करके। और उसके बाद ये भी फैक्ट्स थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि हंसराज नामक व्यक्ति ने ही जालियांवाला बाग का जो सूचना है वो अंग्रेज़ों को दिया था। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि इस घटना की जांच करने के लिए कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक समिति बनाई। इसमें ओ डायर को सही बताया गया। उसके बाद अंग्रेज़ों ने हंटर कमीशन का गठन किया। इसमें 3 तो भारतीय थे और 5 तो अंग्रेज़ थे, और जिसमें ओ डायर को सही बताया गया। और इस हत्याकांड का बदला लेने के लिए क्या किया गया, तो 1940 ईस्वी में उधम सिंह ने लंदन जा कर के जनरल ओ डायर को गोली मार देता है। और इस तरीके से ये टॉपिक हम लोग का ख़त्म होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट हम लोग का होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन कब होता है, 1916 में। और इसको होम रूल प्रांतीय स्वायत्तता, यानी कि प्रांत का जो शासन है वो हमारे यहाँ अपने हाथ में रहना चाहिए, उसी को बोला गया होम रूल। तो देखिए, इसके बारे में ज़्यादा फैक्ट्स नहीं है, बस कुछ लाइनें इसको पढ़ लीजिए। यह आयरलैंड से प्रेरित था और इसकी शुरुआत 2 चरणों में हुआ था। प्रथम चरण का जो शुरुआत है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्त हेतु 28 अप्रैल 1916 को पुणे महाराष्ट्र में होम रूल लीग की स्थापना की। फिर दूसरा चरण, तो एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। बस इतने ही आपको यहाँ पे पढ़ना है। इसके अलावा भी कुछ फैक्ट्स हैं। इसी आंदोलन के दौरान तिलक जी का कहना था, क्या कहना था, कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे मैं इसे लेकर ही रहूँगा। ये चीज़ हमने पिछला क्लास में भी डिस्कस कर चुका था, बता दिया था मैंने आपको। फिर है
वेलेटाइल सिरोल ने तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक कहा। यानी कि जब तिलक होम रूल का मांग करने लगे ना, तो वेलेटाइल सिरोल ने तिलक जी को भारतीय अशांति का जनक कह दिया। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से सीधा बनेंगे कि भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक जी को। ये आपको याद रखना है। देखिए शॉर्ट में, तो होम रूल आंदोलन कब होता है, 1916 में। कितने चरणों में, 2 चरण में। होम रूल मतलब यानी कि प्रांतीय स्वायत्ता, यानी प्रांतीय शासन अपने हाथ में रहना चाहिए। ये आयरलैंड से प्रेरित था। 2 चरणों में इसका मतलब 2 चरण में ये होता है। सबसे पहला चरण बाल गंगाधर तिलक ने करता है, यानी बाल गंगाधर तिलक अपने स्वशासन पाने के लिए 28 अप्रैल 1916 में पुणे मतलब महाराष्ट्र वाले एरिया में होम रूल लीग की स्थापना करता है। और फिर दूसरा चरण एनी बेसेंट के द्वारा किया जाता है 1916 ईस्वी में, सितंबर 1916 ईस्वी में। फिर हम लोग ने पढ़ा कि इस आंदोलन में ही तिलक जी कहे थे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। और इसी कारण से वेलेटाइल सिरोल ने तिलक जी को भारतीय शांति का जनक कहा। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा खिलाफत आंदोलन। ये भी देखते हैं हम लोग, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए हुआ क्या था, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, यानी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों ने यहाँ के मुसलमानों को बोला, कहाँ के, तुर्की के मुसलमानों को बोला, सॉरी तुर्की के नहीं था, बस मुसलमान था, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों ने सीधा सीधे मुसलमानों से कहा, जितने सारा मुसलमान था सबसे कह रहा है कि देखिए आप मेरा साथ दीजिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार में आप मेरा साथ दीजिए और मैं तुर्की का विभाजन नहीं होने दूंगा। ये कौन बोलता है, अंग्रेज बोलता है। अंग्रेज बोला मुसलमानों से कि आप मेरा साथ दीजिए और मैं आप लोग को वादा करता हूँ कि तुर्की का विभाजन नहीं होने दूंगा। देखिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों ने मुसलमानों से यह वादा किया कि अगर तुम मेरा प्रथम विश्व युद्ध में साथ दिए तो हम तुर्की का विभाजन नहीं होने देंगे। लेकिन अंग्रेज़ों ने तुर्की का विभाजन कर दिया, यानी कि ये अपने वादे से मुकर गए। कौन, अंग्रेज। अंग्रेज ऐसा ही होते हैं। अब जब अंग्रेज तुर्की का विभाजन दिए तो करके, यानी तुर्की का विभाजन कर दिए, तो जितना भी मुसलमान सब था सब अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गया और आंदोलन करने लगा। उसी आंदोलन को बोला गया खिलाफत आंदोलन। क्लियर है, खिलाफत आंदोलन यानी कि तुर्की का विभाजन के कारण ही खिलाफत आंदोलन का स्टार्टिंग होता है। तो देखिए तुर्की के विभाजन के कारण ही अंग्रेज़ों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन किया गया था। इसका जो शुरुआत होती है तो वो मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा होती है। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सीधा बनेंगे कि खिलाफत आंदोलन किनके द्वारा होता है, मतलब कौन रहता है इसमें मेन, तो मोहम्मद अली और शौकत अली, इन दोनों के कारण ही ये आंदोलन शुरुआत होता है। अब देखिए क्या होता है। अब अखिल भारतीय खिलाफत की बैठक दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हुई, यानी कि पूरा का पूरा भारत से, मतलब अखिल भारतीय खिलाफत की बैठक, यानी कि पूरा का पूरा भारत के लोग दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में बैठे थे और खिलाफत मतलब क्या बोलते हैं उसको, खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता कर रहे थे। अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो महात्मा गांधी। ये आपका इंपॉर्टेंट याद रखना है। यानी कि शॉर्ट में देखिए, जब तुर्की का विभाजन होता है तब उसके विरोध में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। कौन सा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। तो चूँकि ये तो मुसलमानों के साथ गलत होता है, तुर्की का विभाजन अंग्रेजों के द्वारा कर दिया जाता है, तो इसीलिए एक बैठक होता है। कहाँ पे बैठक, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। और इस मतलब बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो महात्मा गांधी। कब करते हैं, 1919 ईस्वी में। उसके बाद जब महात्मा गांधी के द्वारा अध्यक्षता किया जाता है तो भाई महात्मा गांधी है यहाँ भी ये सफल हो जाते हैं, यानी कि अपने मतलब अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर अंग्रेज़ों ने तुर्की का विभाजन को रद्द कर दिया, यानी कि अंग्रेज़ों को यहाँ भी गांधी जी के आगे झुकना पड़ गया। अंग्रेज यहाँ पे झुक गए और तुर्की का विभाजन क्या हो गया, रद्द हो गया और भारत में भी खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया। जब तुर्की का विभाजन रद्द तो भारत में भी खिलाफत आंदोलन समाप्त। अब इसमें एक फ़ायदा क्या हो गया कि जितना भी भारत का लोग था सब हिंदू मुस्लिम सब एक हो गए। एक नहीं हुए, मतलब गांधी जी को
गांधी जी को अब मुसलमानों का भी साथ मिल गया। ये बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया। मुसलमानों का भी गांधी जी मतलब मुसलमान लोग भी अब गांधी जी के साथ हो गए और मुसलमानों का भी सहयोग मिल गया। किनको? मतलब किसको? गांधी जी को। तो वही लिखा है इसमें, महात्मा गांधी को मुसलमानों का भी सहयोग प्राप्त हो गया। तो ये था हमारा खिलाफत आंदोलन। तो एक बार समाप्त करते हैं क्या क्या पढ़े। तो खिलाफत आंदोलन, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा होता है तब अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को बोलता है कि एक काम करो, तुम मेरा साथ दो, बदले में हम तुर्की का विभाजन नहीं होने देंगे। लेकिन अंग्रेज अपने वादे से मुकर जाते हैं और तुर्की का विभाजन कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद तुर्की का जब विभाजन होता है तो जितना भी मुसलमान लोग रहता है सब लोग मतलब अंग्रेज़ों का एंटी हो जाता है और एक खिलाफ मतलब अंग्रेज़ों के खिलाफ में ही खिलाफत आंदोलन किया जाता है। ठीक है। अब इसका जो शुरुआत होता है यानी खिलाफत आंदोलन का, वो किन के द्वारा होता है? मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा। ये आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। उसके बाद अखिल भारतीय खिलाफत की बैठक कहाँ पे होती है? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में होती है। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो महात्मा गांधी जी करते हैं। कब करते हैं? 1919 ईस्वी में। और फाइनली अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर अंग्रेज़ों ने तुर्की का विभाजन रद्द कर देता है और इसमें और भारत में भी खिलाफत आंदोलन समाप्त हो जाता है। और इसमें एक बड़ा फ़ायदा क्या होता है? तो इसमें गांधी जी को मुसलमानों का भी साथ मिल जाता है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रखते हैं। आशा करता हूँ आप चीज़ें समझ गए होंगे सारा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ।